चलिए इधर ध्यान दीजिए। इनऑर्गेनिक का जो पेपर जो है एज यूजुअल जो है जैसे लास्ट ईयर में पढ़ाया गया था उसी तरीके से यहां भी स्टार्ट होना है। थोड़ा सा देर हुआ है लेकिन जो है चीजें हो जाएंगी समय से, ठीक है। ऑर्गेनिक का स्टार्ट हुआ है 2 क्लास, तब बहुत ज्यादा पीछे नहीं। तो जो सबसे पहला है चैप्टर यहां पर वो चैप्टर है वेस्पर थ्योरी करके। और लोग बाहर हैं बस। वेस्पर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी से पहले एक थ्योरी आती है। 2 साइंटिस्ट थे, सिजविक एंड पावेल। इन्होंने अपनी थ्योरी दी और बताया कि किस तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल या तो आयन का स्ट्रक्चर होता है। अब सिलेबस का अगर थोड़ा सा देखें तो सिलेबस में कुल मिला जुला करके लगभग 8 से 9 चैप्टर हैं पढ़ने के लिए आपको। तो पहले में जो है वो वेस्पर थ्योरी है। वेस्पर थ्योरी में कई मॉलिक्यूल्स और आयंस दिए गए हैं जिनका स्ट्रक्चर हम वेस्पर थ्योरी अप्लाई करके बताएंगे कि ये इस तरीके से होता है। फिर उसके बाद में जो अगला चैप्टर है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का है और उसमें जो हमें पढ़ना है वो आइसोमेरिज्म पढ़ना है। आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, इसमें जो पढ़नी है चीजें वही चीजें पढ़नी है। जैसे ऑर्गेनिक में आप पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं तो 2 तरीके का आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा क्या ना जियोमेट्रिकल, या तो कह सकते हैं कि ना स्पेस आइसोमेरिज्म। स्पेस आइसोमेरिज्म में भी आपको 2 देखने को मिलता था, एक सिस्टांस या तो जियोमेट्रिकल और एक क्या होता था ना इनैंसियोमेरिज्म होता था। और स्ट्रक्चरल में कई तरीके के मिलते थे, चेन आइसोमेरिज्म मिलता था, पोजीशन आइसोमेरिज्म मिलता था, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, तो कई तरीके के आइसोमेरिज्म देखने को मिलता था। तो वैसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म किस तरीके से होती है ये आइसोमेरिज्म वाले चैप्टर में देखेंगे, ठीक। फिर उसके बाद में डी ब्लॉक है यहाँ पे पढ़ने के लिए आपको। डी ब्लॉक के 2 सेक्शन हैं। पहले में तो जो है प्रॉपर्टीज एंड ऑल है कि क्या प्रॉपर्टीज होती है डी ब्लॉक की। फिर दूसरे वाले सेक्शन में जो पढ़ने के लिए है वो है हमारा क्या कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक, कि डी ब्लॉक के कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। और सेम इसी तरीके से पी ब्लॉक है पढ़ने के लिए। पी ब्लॉक के भी 2 सेक्शन है, एक में तो प्रॉपर्टीज वगैरह है और फिर दूसरे में जो है वो कंपाउंड्स है, ठीक है। ये दोनों मिल करके, ठीक है, अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे तो ऑन एन एवरेज 1.5 क्वेश्चन, कहने का मतलब 9 मार्क्स का ये डी ब्लॉक और पी ब्लॉक कवर करता है। वेस्पर थ्योरी से अगर देखेंगे तो वेस्पर थ्योरी से पूरा का पूरा एक क्वेश्चन बनता है 6 मार्क्स का। आइसोमेरिज्म जो है, आइसोमेरिज्म छोटा चैप्टर है, बहुत ज्यादा कवर नहीं करता है। ये मान के चलिए कि 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन जो है आइसोमेरिज्म वाले से आता है, ठीक है। इन सब के बाद में जो है वो मेटलर्जी का, यहां से देखिए ये 2 हो गए, फिर उसके बाद में 2 यहां पे डी ब्लॉक से, फिर उसके बाद में 2 चैप्टर, ये टोटल 6 हो गए। इन सब के बाद में जो है एक्सट्रैक्शन है, कहने का मतलब मेटलर्जी का पार्ट है आपको यहाँ पढ़ने के लिए। तो वो जो एक चैप्टर है ये मुख्य चैप्टर है आपके यहाँ सेकेंड ईयर में पढ़ने के लिए, ठीक। और थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा है इस ईयर में पढ़ने के लिए कंपैरेटिवली फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में जो इनऑर्गेनिक आपने पढ़ी हुई थी उसकी कंपैरेटिवली यहाँ पे थ्योरीज ज्यादा है। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक के जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें आपको थ्योरी ज्यादा मिलेगी, कंसेप्ट कम है, ठीक है। जैसे प्रॉपर्टीज आपको जब पढ़ना होगा तो वहां पे आप देखेंगे कि हाँ कि एटॉमिक रेडियाई कैसे बढ़ रही है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे बढ़ रही है, ये सारी चीजें। और कंपाउंड्स में जाएंगे तो कंपाउंड्स में जो है उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से है, कैसे
लेकिन वो सारे चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन उन सबसे पहले जो है हमको क्या पढ़ना है कि किस तरीके से वेस्पर थ्योरी होती है, और वेस्पर थ्योरी में भी, वेस्पर थ्योरी को पढ़ने से पहले जो हमें पढ़ना है वो सेज्विक पावेल थ्योरी पढ़ना है। सेज्विक पावेल थ्योरी पढ़ने से पहले आपको लास्ट ईयर में पढ़ाया गया होगा, ऑर्गेनिक में भी रहा होगा, इंटरमीडिएट में भी आप पढ़े होंगे कि कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है सभी ने? किसी को पता है? बता पाएगा कोई क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? मिक्सिंग ऑफ प्योर ऑर्बिटल, सिमिलर, और कोई? डिफरेंट एनर्जी लेवल। हाइब्रिडाइजेशन अच्छा कितने टाइप का पढ़ा है आप लोगों ने? 6 टाइप, 5, और कोई? और भी लोग बचे हैं? कोई 1 2 3 4 5 6 10 12 तक बता दे, बहुत नंबर्स हैं। 6 टाइप, 6 टाइप। कौन कौन सा? एसपी, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, बस इतना ही। अगर मैं ये कह दूं कि dsp3 भी होता है तो होता है, और d2sp3 हाँ होता है, और dsp नहीं देखा? चलो नेक्स्ट ईयर में जाओगे तो जो है एक चैप्टर है पढ़ने के लिए, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। फिर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में जो है एक कंपाउंड होता है 5 मेंबर्ड का, थायोफीन करके। थायोफीन स्ट्रक्चर उनका कुछ इस तरीके से होता है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आगे चल करके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। मेनली इस तरीके से होते हैं। अभी तक जो आप पढ़ करके आए होंगे लास्ट ईयर तक, लास्ट ईयर में आपको जो पढ़ने के लिए था हाइब्रिडाइजेशन, वो केवल और केवल 4 टाइप का था, 3 टाइप का। sp रहा होगा, और फिर उसके बाद में sp2 और sp3। और इसका रीजन भी था कि 3 टाइप का क्यों पढ़ने के लिए था, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप डील करते हैं तो वहां पे 3 ही टाइप का कार्बन जो है मैक्सिमम sp3 हाइब्रिड ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक, तो इसी के अच्छा हाइब्रिडाइजेशन के बहुत से एप्लीकेशंस हैं। हाइब्रिडाइजेशन से हम बता सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड कितना स्ट्रांग होगा, कौन सा वीक होगा, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, एसिडिटी क्या होगी, बेसिसिटी क्या होगी, बहुत से एप्लीकेशंस। ठीक है, तो फिर उसके बाद में यहां पर जो है मेनली आप पढ़ेंगे इन सब के अलावा जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जब जाएंगे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जब जाएंगे तो जो सेंट्रल एटम होगा, तो सेंट्रल एटम जरूरी नहीं है कि केवल और केवल s और p ऑर्बिटल ही कंटेन करे, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल भी कंटेन कर सकता है। क्योंकि ऑर्गेनिक में जाते हैं तो एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होने के कारण जो बाउंडेशन हमारे पास में होती है वो इतने की होती है वैलेंस सेल में, कि वैलेंस सेल में 2s2 2p2 ही होगा। अब क्या होगा कि एनर्जी देने के बाद में जब एक्साइट होगा तो ये 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में जाएगा। इसके बाद में आप ये सोचें कि हाँ 1s के इलेक्ट्रॉन को भी जंप करा दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। रीजन ये है 1s2 जो है ये स्ट्रक्चर गेन कर लेता है किसका? हीलियम का, और हीलियम जो होता है वो क्या होता है? इनर्ट होता है। तो अगर आप ये करने की कोशिश करेंगे तो मॉलिक्यूल जो बनेगा इतना अनस्टेबल हो जाएगा कि उसकी स्टेबिलिटी या तो एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। ठीक, तो इसीलिए इसकी पॉसिबिलिटी नहीं। तो जो हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिड कार्बन होने का रीजन यही है कि 2s के बाद में जब 2p जाएगा
तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 3। 3 होने के कारण केवल मैक्सिमम पार्टिसिपेशन पी का कितना हो सकता है? 3 हो सकता है। जब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जाएंगे तो वहां पर पी के बाद में डी भी हो सकते हैं, एफ भी हो सकता है। जैसे अगर आप सोचिए कि ऑक्सीजन हो गया, फिर उसके बाद सल्फर हो गए, ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन सल्फर, उसके पहले आएंगे तो ये नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ठीक। तो यहां तक तो ये तो सेकेंड ग्रुप के हैं। तो सेकेंड ग्रुप में केवल और केवल पॉसिबल जो है वो 2s और क्या 2p। लेकिन थर्ड वाले ग्रुप में जब जाते हैं तो थर्ड वाला सेल चालू होगा, ये न्यूक्लियस हो गया, ये कुछ इस तरीके से, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। तो थर्ड में जाएंगे तो थर्ड में जो पॉसिबिलिटी है 3s की, 3p की और इसके साथ साथ में 3d की। और 3d में जब जाएंगे तो d सब सेल में जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं वो कितने? 5 है। तो sp 3 रहेगा, उसके बाद में d की जो पॉसिबिलिटी है वो कहां तक हो सकती है? 5 तक हो सकती है। लेकिन अभी तक जो नोन मॉलिक्यूल है उसमें केवल और केवल sp3d3 तक जो है वो पता चला। तो F वाले के अभी कुछ इस तरीके से हमको जानकारी नहीं है। तो अब यहां पे क्या है कि इनऑर्गेनिक जब मॉलिक्यूल आएगा तो हम केवल और केवल जो ऑर्गेनिक में पढ़े हैं सिंपल हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, वो सारी चीजें हम अप्लाई करके ना इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर नहीं बता सकते। तो इन सब को जो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है इनको कंसाइज किया दो साइंटिस्ट, सिजविक एंड पॉवेल ने। सिजविक एंड पॉवेल ने उसको कंसाइज या तो संक्षिप्त करके ये बताया कि ये हमारी थ्योरी है, ठीक है। अच्छा, थ्योरी में सिजविक पॉवेल ने बताया क्या कि हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट जो वैलिड होता है वो केवल और केवल वैलिड होता है दिए गए मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के लिए। जैसे हमारे पास में AB3 टाइप का मॉलिक्यूल है, ठीक। तो AB3 में जैसे एग्जांपल ले लिया, जैसे BH3 है, तो जो हम हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं वो केवल और केवल बोरन पे बताते हैं, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर किसी घर में 10 लोग हैं तो 10 लोगों में से गांव में अगर या तो कहीं भी कोई है तो कोई एक ऐसा कैंडिडेट होगा जो जिसके नाम पे वो पूरा घर जाना जाता होगा। जैसे आपके घर में आपको अगर किसी को पूछना हो ना, चला गया, तो वो जरूरी नहीं है कि वो जो जिस व्यक्ति से पूछ रहा है वो आपका नाम जानता ही हो, ठीक है। वो आपके फादर या तो आपके गार्जियन का नाम पूछेगा, ठीक है। तो सेंट्रल जो एटम होता है वो मॉलिक्यूल का गार्जियन होता है, ठीक। अब गार्जियन के बारे में ही जानकारी दी जा रही है। अगर गार्जियन के बारे में जानकारी दे दी जाएगी तो बाकी तो असेसरी टाइप के हैं, ठीक है। तो मेन पॉइंट पे आते हैं, ये गार्जियन है। इसी जो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है वो केवल और केवल वैलिड है मॉलिक्यूल या तो आयन के सेंट्रल एटम पर। अगर आप सोचें कि जो उसके असेसरी एटम है या सहायक परमाणु है उनके बारे में बताएं तो वो वैलिड नहीं, ठीक है। तो जैसे BH3 है या तो CH4 है, कोई भी मॉलिक्यूल आप ले लीजिए, CH4 है या तो PCl5 है, तो जितने भी मॉलिक्यूल हैं उन सब के जो है सेंट्रल एटम के बारे में बताता है। और यह भी बात है कि जरूरी नहीं है कि गार्जियन घर में एक ही हो, मम्मी के साथ में पापा या पापा के साथ में मम्मी, या 2 भाई रह रहे हैं तो ना फादर और फिर उसके बाद में अंकल, ये भी रहते हैं। तो उस टाइप के भी मॉलिक्यूल पाए जाते हैं जिसमें 2 सेंट्रल एटम होते हैं, तो दोनों के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। 2 से ज्यादा भी होते हैं, ठीक है। तो जितने सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल में होंगे, ठीक है, उन सब के बारे में जो है हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट हमें बताता है। बशर्ते ये है कि आपको जो यहां पे पढ़ने के लिए है केवल और केवल सिंगल वाले के लिए है, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल या तो आयन दिए गए हैं जिनमें केवल और केवल एक सेंट्रल एटम होता है। तो सिजविक पॉवेल थ्योरी जो है वो कुछ नया नहीं है, वो केवल ये बता रहे हैं कि जो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट जो अभी केवल आप sp3 तक पढ़े हुए हैं उसी को बढ़ाया उन्होंने, sp3d गए, फिर उसके बाद sp3d2 गए और फिर उसके बाद sp3d3 गए। उन्होंने ये नहीं बताया कि
sp3 में जो मॉलिक्यूल है sp3 हाइब्रिड है, उसमें जो पॉसिबिलिटी है वो dsp2 की भी है। ये सेज्विक पावेल थ्योरी नहीं बताती है, ये तो वेस्पर थ्योरी आई तब बताया कि ऐसा भी पॉसिबल है। उन्होंने बस सिंपल चीजें बताई कि sp3 के बाद में sp3d होगा तो इस मॉलिक्यूल या तो आयन का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, बॉन्ड एंगल इतना होगा, फिर उसके बाद sp3d2 होगा तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इस तरीके से है, बॉन्ड एंगल इतना है, sp3d3 है तो ऐसा। उन्होंने जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल है ये आफ्टर का इन्वॉल्वमेंट है, जैसे sp3d2 हो गया, इसमें इस तरीके के हाइब्रिड ऑर्बिटल में डी ऑर्बिटल बाद में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, और इस तरीके के डी ऑर्बिटल में या इस तरीके के हाइब्रिड ऑर्बिटल में डी ऑर्बिटल पहले इन्वॉल्व हो रहा है। तो जो सेज्विक पावेल थ्योरी एक्सप्लेन करती है वो केवल इनको करती है, इनको नहीं करती, ठीक है। तो सेज्विक पावेल थ्योरी कुल मिला जुला करके केवल और केवल हाइब्रिडाइजेशन का क्या है ना, संक्षिप्तीकरण है, या तो कह सकते हैं कि उसको ब्रीफ किया है उन्होंने कि ये इस तरीके से ऐसे, ठीक है। सेज्विक पावेल थ्योरी का जो सबसे पहला पॉइंट है, शुरू के 3 पॉइंट आप पढ़े होंगे कि ये इस तरीके से होता है, ठीक। पहले पॉइंट में ये है कि मॉलिक्यूल का यदि सेंट्रल एटम पर हाइब्रिडाइजेशन अगर sp है, मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम यदि sp हाइब्रिडाइज्ड है तो उस मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, लीनियर होगा, और बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। कोई एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के तौर पे BeCl2 BeH2 ये सारे जो है किसके एग्जांपल है, लीनियर मॉलिक्यूल के, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप देखते हैं बेरिलियम का, देखते हैं BeCl2 का, तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। हाइब्रिडाइजेशन आप काउंट कर सकते हैं, ये सारे मॉलिक्यूल हैं पढ़ने के लिए, डिटेल में बताएंगे और, ठीक। अब इसके बाद में क्या कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल का यदि सेंट्रल एटम sp की जगह पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम या आयन का सेंट्रल एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, प्लेनर होगा, या तो क्या कह सकते हैं कि ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ठीक है, प्लेनर या तो क्या ट्राइगोनल प्लेनर, या उसको ट्राइएंगुलर प्लेनर भी बोलते हैं, और इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है, ठीक है, 120 डिग्री होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपके पास में BCl3 है, AlCl3 है, BH3 है, इन सब पर जो है, इन सारे मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp2 है, और इसीलिए इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर या तो प्लेनर होता है, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल। ऐसे ही नेक्स्ट वाले पॉइंट में जाएंगे तो sp3 हाइब्रिड की बात की गई, sp3 हाइब्रिड कार्बन है तो यहां पर स्ट्रक्चर इनका क्या होगा, टेट्राहेड्रल या तो TD होगा, ठीक है, और बॉन्ड एंगल जो है 109 डिग्री होता है और 28 रेडियन होता है, ठीक। इसी को अप्रॉक्स करके जो बताया जाता है 109.5 डिग्री कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि 30 रेडियन इज इक्वल टू कितने के होता है, 0.5 डिग्री के होता है, क्योंकि एक जो है डिग्री में टोटल जो रेडियन आते हैं वो कितने आते हैं, 60 आते हैं, तो इस 28 को अप्रॉक्स में कंसीडर कर लिया गया कितने के, 30 के, ठीक। यहां तक चीजें आप पढ़े हुए हैं कि ये इस तरीके से होता है। इन सब के बाद में जब अगले वाले में आएंगे, अगला वाला जो नया है आपके लिए वो ये है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो कहने का मतलब एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल। तो ऐसी स्थिति में मॉलिक्यूल या तो आयन का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, TBP, ठीक है। ट्राइगोनल कहने का मतलब इसका स्ट्रक्चर अगर कोई एग्जांपल देख लें तो जैसे PCl5, ठीक, तो ट्राइगोनल कहने का मतलब ये कुछ इस तरीके से, ये, ठीक है। बाइपिरामिडल कहने का मतलब, चूंकि अब 3D स्ट्रक्चर तो पॉसिबल नहीं है बनाना, अगर आप इसको प्लेन कंसीडर कर रहे हैं ना,
तो ये फास्फोरस और तीनों क्लोरीन प्लेन में है, ठीक है। और जो चौथा और पांचवा क्लोरीन है, चौथे वाले क्लोरीन की कंडीशन ऐसे होगी, ठीक है। तो यहां से एक पिरामिड बनेगा। पिरामिड में आप देखते होंगे उसका टॉप वाला पोर्शन जो है वो क्या होता है, पॉइंटेड होता है, ठीक है। बेस जो होता है वो काफी चौड़ा होता है, ठीक। तो एक पिरामिड यहां से बनता है और जो पांचवा वाला क्लोरीन होगा इसी के जस्ट पीछे वाले फेस में होगा, ठीक है। तो वहां से बनेगा। अब 2D में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, ठीक। तो एक पिरामिड यहां से ऐसे और दूसरा वाला पिरामिड यहां से ऐसे। ये क्या हो गया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। दो पिरामिड बन रहे हैं, इसीलिए क्या कहा गया, बाई पिरामिडल वर्ड यूज किया गया, ठीक है। इसके बाद में अगला sp3d2 जब होता है तो उन्होंने बताया कि स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होता है। ऑक्टाहेड्रल को शॉर्टकट में OH बोलते हैं, ठीक है। और यहां पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक। अब इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं। एक जो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है SF6। SF6 आपको पता है कि सल्फर अपनी कोवेलेंसी को क्या करता है, एक्सटेंड करता है। सल्फर हो गए, फास्फोरस हो गए, ठीक है। क्यों एक्सटेंड करता है, क्योंकि इनके पास में वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके ये है कि अगर किसी के पास में खाली जगह है या दिमाग खाली है तो वो कुछ ना कुछ इधर उधर सोचेगा, ठीक। कुछ इधर उधर सोचने का मतलब यही है कि वो पॉजिटिव या निगेटिव डायरेक्शन में कुछ करेगा। तो सल्फर में जब जाते हैं तो ये 3D वाला वैकेंट रहता है। फास्फोरस में भी ऐसा होता है, ठीक है। अब जब जगह खाली है तो फिर उसके बाद में कुछ ना कुछ करेंगे। तो यही कारण है, ये 3D वैकेंट होने का ही कारण है कि ये इनकी जो वैलेंसी जो शो होती है, कोवैलेंसी, वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये नॉर्मल वाले हैं, ठीक है। ये दोनों जो है वो एक्सटेंड में जाते हैं, जब इनका एक्सटेंशन होता है तब जाते हैं। तो ये 6 वाला जो है उसी का एग्जाम्पल कौन है, SF6, ठीक है। तो SF6 में ऑक्टाहेड्रल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से, ये, और फिर उसके बाद में एक ये अबव दी और एक क्या हो गया, ये बिलो दी, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि इसको स्क्वायर बाई पिरामिडल क्यों नहीं कहा गया। एक लॉजिक बनता है कि नहीं, ये स्क्वायर हो गया, ठीक। तो आप देखते होंगे जो पिरामिड होता है ऐसे होता है, ठीक है। पिरामिड का जो बेस होता है ना, ये ना स्क्वायर के स्ट्रक्चर से नहीं मैच करता है, इसीलिए स्क्वायर बाई पिरामिडल टर्म नहीं कहा गया इसको, ठीक है। अभी एक आगे और आएगा इसके बाद में, उसमें बताते हैं, ठीक है। तो कुल मिला जुला के पिरामिडल वर्ड वहां पे यूज किया जाएगा जहां पे स्ट्रक्चर में इस तरीके का स्ट्रक्चर मिले, पिरामिड टाइप का। पिरामिड टाइप का कहने का मतलब कि वो ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे। ये स्ट्रक्चर कुछ सिमिलर है, अंतर इतना है कि इसमें पेंटागन्स है, लेकिन अगर आप फिजियोलॉजिकली देखेंगे तो इनका भी ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर है ऊपर, यहां पे थोड़ा ज्यादा है, यहां पे कम, ठीक है। तो इसीलिए इसको स्क्वायर बाई पिरामिडल वर्ड नहीं यूज किया गया, ऑक्टाहेड्रल टर्म यूज किया गया। अब बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो ये टोटल 360 है, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड एंगल आपको कितना मिलेगा, 90 मिलेगा। ये दोनों परपेंडिकुलर है प्लेन के, तो यहां भी क्या मिलेगा आपको, 90 डिग्री मिलेगा, ठीक। अब जो अगला पॉइंट है, अगले पॉइंट में क्या है कि जब sp3 के बाद में एग्जाम्पल किसका आता है, sp3d3 का, sp3d2 के बाद में sp3d3 का। तो sp3d3 में टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं, एक s हो गया, 3 p हो गया और 3 क्या हो गया, d। टोटल कितने हो गए, 7, ठीक है। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो पेंटागोनल बाई पिरामिडल होता है,
पीबीपी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल में यही होगा। अभी तक ट्राइगोनल बनाते थे तो ट्राइगन्स बनता था, अब पेंटागोनल बनाया है तो 5 मेंबर्ड रिंग टाइप का बनेगा। और फिर उसके बाद में अब ये पूरी प्लेन हो गया। प्लेन कहने का मतलब जैसे इसका जो एग्जांपल है वो IF7 है, ठीक है। तो सेंटर में क्या होगा, सेंटर में आयोडीन, और ये पांचों क्या हो गए आपके फ्लोरीन, और एक फ्लोरीन अबव द प्लेन और दूसरा फ्लोरीन क्या हो गया बिलो द प्लेन। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ मैच करता है किससे, पिरामिड से, इसीलिए पिरामिडल वर्ड यहां पे यूज किया गया कि ये जो है ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल। एक यहां पे फ्लोरीन आप लगा सकते हैं, एक यहां पे, अगर यहां पे आप नहीं लगाना चाहते तो यहां पे लगा दीजिए। चूंकि 2D है, इनका मतलब यही है कि एक अबव दी रहेंगे और दूसरा क्या रहेगा, बिलो दी प्लेन रहेगा, ठीक है। तो ये जितने पॉइंट आपको बताए गए। अब थोड़ा सा बॉन्ड एंगल के बारे में भी देख ले। ये टोटल कितना है 360, 360 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 72 डिग्री। ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये कितना आएगा 72 डिग्री। ये दोनों तो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री, ठीक है। sp3d3 का कोवेलेंट मॉलिक्यूल में जो है आप एक लौता एग्जांपल पाएंगे, क्या, IF7, ठीक है। IF7 सबसे बड़ा वाला मॉलिक्यूल है जो कि आपको यहां पे पढ़ने के लिए, ठीक है। सेज्विक पावेल थ्योरी इतनी चीजें बताती है। sp हाइब्रिडाइजेशन है तो लीनियर होगा और क्या होगा 180 बॉन्ड एंगल होगा। sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर और क्या होगा 120 डिग्री। sp3 है तो टेट्राहेड्रल 109.5 डिग्री। sp3d है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल 120 और कितना 90 डिग्री। sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल 90 डिग्री। sp3d3 है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल 72 डिग्री और कितना 90 डिग्री। ये सारा जो अजम्पशन आपको अभी बताया गया वो सारी चीजें थी सेज्विक एंड पावेल थ्योरी। लेकिन सेज्विक पावेल थ्योरी फेल हुई तब दो साइंटिस्ट आए, जिलेस्पी एंड निहोल। जिलेस्पी एंड निहोल उन्होंने इसी थ्योरी को एक्सटेंड किया। ऐसा नहीं है कि इनकी थ्योरी को टोटली जो है कह दिया कि आप ना पूर्णतः गलत है, गलत पूर्ण रूप से नहीं था, उसी को फर्दर एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करने के बाद में उस थ्योरी का नाम दिया, अच्छा उन्होंने अपने नाम पर नहीं दिया, ठीक है। उन्होंने जो थ्योरी थी, थ्योरी में जो जो चीजें इन्वॉल्व थी उसके आधार पर नाम दिया। और नाम में जो आता है, जो वैलेंस सेल आता है, इसीलिए वी वर्ड यूज किया, ठीक है, VS। फिर उसके बाद में EPR है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर जो वैलेंस सेल में पाए जा रहे हैं उनमें रिपल्सन हो रहा है। तो इस पूरे जो है थॉट के ऊपर उन्होंने वेस्पर थ्योरी का नाम दिया, ठीक है। अब जब वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे और रिपल्सन होगा तब उन्होंने कहा कि मॉलिक्यूल का जो शेप है या तो स्ट्रक्चर है वो रेगुलर नहीं होगा, और रेगुलर नहीं होगा तब ये सेज्विक पावेल थ्योरी मतलब वैलिड नहीं, ठीक है, बात आई समझ में। और एक चीज जो कि उसके बारे में डिटेल में बताएंगे, एक टर्म है बहुत कॉमन सा जो आप देखते होंगे, स्ट्रक्चर। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में स्ट्रक्चर टर्म कॉमन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि NH3 का स्ट्रक्चर क्या होगा, तब आप अगर बता देंगे कि ना पिरामिडल है तब ठीक है। अगर आप ये बता दिए कि टेट्राहेड्रल है तब ये गलत माना जाएगा। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में खास करके ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें लोन पेयर पाया जा रहा है। लोन पेयर में दो चीजें, लोन पेयर में दो चीजें, एक चीज ये कि लोन पेयर है तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो रिजर्व इलेक्ट्रॉन है वो जैसे अमोनिया है तो ये कुछ इस तरीके से। लेकिन जो निगेटिव आयन है, आयन की जब बात करेंगे तो आयन में क्या होता है, निगेटिव आयन में दो इलेक्ट्रॉन, वो दो इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है किसकी तरह, लोन पेयर की तरह।
तो लोन पेयर कहने का मतलब यह है कि अगर मॉलिक्यूल है तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, और अगर आयन है, आयन का सेंट्रल एटम यदि निगेटिवली चार्ज्ड है तो वो निगेटिव आयन किसकी तरह बिहेव करेगा? लोन पेयर की तरह। तो लोन पेयर को इन जनरल जो कहा जाता है तो वो तो एक जो क्या है, रिजर्व इलेक्ट्रॉन आपका है वो है, और फिर उसके बाद में एक क्या हो गया, निगेटिव। ये दोनों जो है अगर रहेंगे मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर तब उसका स्ट्रक्चर रेगुलर नहीं होगा। स्ट्रक्चर में जो दो चीजें मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये था, एक तो होता है स्ट्रक्चर में जो नॉर्मल चीज हम बोलते हैं, स्ट्रक्चर बहुत कॉमन शब्द है, ठीक है, स्ट्रक्चर कॉमन शब्द है। स्ट्रक्चर पहले जो बताया जाता था वेस्पर थ्योरी के पहले, वो सेज्विक पावेल थ्योरी से बताया जाता था कि ये इस तरीके से है। जब ये आ गया कि ये आ गया या तो H2O आ गया, तो इन्होंने देखा और कहा कि अरे ये तो इनकी थ्योरी वैलिड ही नहीं, ठीक है। अब इन दोनों पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है और स्ट्रक्चर होना क्या चाहिए, टेट्राहेड्रल होना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग, सेज्विक पावेल थ्योरी के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे दो लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर पाया जा रहा है, तो फिर ये देखा गया कि इनमें तो रिपल्सन हो रहा है, और रिपल्सन होगा अगर तो वो मॉलिक्यूल जो है स्टेबल नहीं रहे, ठीक है। किसी को बहुत पैसा दे दो और कह दो कि अब तुम अस्थाई रहो, ठीक है, रह पाएगा क्या? और खास करके पढ़ा लिखा व्यक्ति, और जो नहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसकी एंट्रोपी और बढ़ जाएगी, ठीक है। एंट्रोपी का मतलब समझते हैं ना? तो पढ़ा लिखा है तो वो फिर उसके बाद में पढ़ी लिखी हुई चीजों पर इन्वेस्ट करेगा, अपना दिमाग लगाएगा, अच्छा हम यहाँ पे ये कर ले, ये कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। और जो नहीं पढ़ा लिखा है तो वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक, अगर उसके पास में ना भौतिक साधन या तो भौतिक सुविधाएं नहीं है तो फिर उसके बाद में वही कर लेगा। एक दिन मेरी क्लास 8 में एक क्लास लगती है साइंस की, ठीक है, तो लेक्चरर के जो है ना 5 जो है क्लासेज होनी चाहिए इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल, ठीक है। 11th-12th में जो है 2 हो जाता है, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी का। फिर एक क्लास बच रही थी तो इन्होंने सोचा कि किस में लगाए, तो हमने कहा किसी में भी लगा दीजिए, ठीक। 8 में रखती है तो 2-3 बच्चों को मैंने खड़ा किया, मैंने कहा कि तुम जो है ये बताओ, तुमको 1 करोड़ रुपए अगर दे दिया जाए तो तुम क्या करोगे? पहले तो हंसा हुआ है खूब, तो हम कहे अच्छा 1 करोड़ में कितना शून्य होता है पता है? तो अरे सर जी नहीं, लिख करके बताना पड़ेगा। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, तो बताओ फिर क्या करोगे? तो 3-4 बच्चों से पूछा मैंने, तो एक बड़ा कॉमन सा था चीज जो मैं आपको बता रहा हूं। पहले तो जो है कहा कि एक तो पता नहीं कौन सी बाइक का नाम बताया था, वो काफी महंगी आती है, नहीं उससे भी ऊपर का कोई था, दुकाती वगैरह की कोई आती क्या? हाँ, कह रहे को वो वाली बाइक लेंगे ना, दुकाती कोई कंपनी आती है शायद, उसी का था, ठीक। तो फिर उसके बाद हमने कहा कितने की आती है? तो कह रहा कि नहीं पता। तो हम कहा हमको भी नहीं पता है। हमने कहा चलो अच्छा मान लिया 10 लाख का आ गया, ठीक। फिर उसके बाद में कह रहा कि हम क्या अब क्या करोगे? फिर कह रहा कि अच्छा वो चित्रकूट का एरिया जो है वो जो पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक, तो वहां पे क्रेशर वगैरह चलते हैं सब ना, पत्थर को तोड़ करके वो उसको तोड़ने के बाद में सैंड में कन्वर्ट करते हैं ना, और वो सैंड यूटिलाइज होती है मिरर इंडस्ट्री में, ठीक है, जो कांच इंडस्ट्री या ग्लास फैक्ट्रीज हैं उसमें यूज होता है, ठीक। तो जगह जगह उसके प्लांट्स लगे हुए हैं, कुछ जो है गवर्नमेंट है, कुछ प्राइवेट है अपने हिसाब से। तो उसमें जो कॉमन था आंसर ये भी था कि सर जी एक ट्रैक्टर खरीदेंगे। तो हम कहा ट्रैक्टर का करोगे क्या तुम? तो कह रहा है कि क्रेशर है ना, क्रेशर मशीन खरीदेंगे और फिर उसके बाद में जो है उसी ट्रैक्टर से जो है ढुलाई करवाएंगे। हम कहा खुद करोगे या करवाओगे? कह रहा पैसा है तो जो है खुद करेंगे। ऐसे ही एक ठू जो है पढ़ने में गधा टाइप का है, और दूसरा 2 ठू है, दोनों का अगर खड़ा कर दो ना, बस दोनों एक दूसरे को अगर देख लेंगे तो ऑटोमेटिक हंसना चालू कर देंगे, पता नहीं क्या है। और ऐसा भी नहीं है कि वो लोग पहले से एक साथ पढ़े हैं, जो एक बच्चा आया वो नया है, ठीक है, अब वो उसको देखता है हंसना चालू कर देता है, पता नहीं हमें लगा नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह रिलीज करता है क्या वो सूंघने के बाद में। तो फिर उसके बाद हमने कहा तब तो कहा सर जी अब तो 1 करोड़ खत्म हो गया होगा।
हम कहे हाँ यार अब तो खत्म हो गया ना। तो कुछ लोग इस तरीके का जब ज्यादा पैसा उनको दे देंगे तो वो इन्वेस्ट करेंगे। तो वैसे ही यहां भी है ना कि जब उनके पास में वैकेंट ऑर्बिटल है तो वो कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करेंगे, कहीं ना कहीं दिमाग लगाएंगे। और पढ़े लिखों में क्या है, पढ़े लिखों में सबसे जो ना सिंपल रहता है कि वो स्टॉक मार्केट या तो उसमें जा करके जो है म्यूचुअल फंड में या कुछ एसआईपी टाइप का जो है उसमें जाके करेंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें स्ट्रक्चर की जो दो बातें बता रहे थे, ये तो वैकेंट वाले के लिए कह रहे थे। खाली दिमाग शैतान का घर जो एक कहावत बनी है, ठीक है, दिमाग आप खाली बैठे रहिए तो आप सोच रहे हैं समय नहीं व्यतीत हो रहा है या कुछ कैसे। मान लीजिए सोने के बहुत शौकीन होंगे तो सो लेंगे ना, अरे कितना ही सोएंगे दिन में ना, 24 घंटे में 24 घंटे तो सोएंगे नहीं। और अच्छा 2-3 दिन सोने के बाद में जो है ना माइंड ऐसे सैचुरेट भी हो जाएगा, माइंड भी कहेगा अच्छा आप नहीं सोएंगे ना, अब जो है कुछ दूसरा सोचने लगेगा। तो जब सोचते रहेंगे तब फिर कुछ नहीं तो क्योंकि डिजिटल एज है तो फोन उठा लेंगे ना, बिना मतलब का फोन लगा देंगे किसी के पास में ना। तो वो चीजें हैं, अगर वैकेंट ऑर्बिटल है तो वो कुछ ना कुछ खेला करेंगे, और खेला अगर करेंगे तो फिर जो ये वाला है कौन सा, जो सेंट्रल एटम है वो प्रभावित होगा। और प्रभावित होने के बाद में ये स्थिति करेंगे SAF2, SAF4, SAF6, ठीक है। और ये जिनके जिनके पास में है सब करेंगे। PCl3 अभी तक यहीं तक मेहनत करते थे, ठीक है, इनके पास भी हो गया, फिर उसके बाद कहें अच्छा रुके रहो, ये देखो कहें का आओ, ठीक है। अच्छा सल्फर में ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन, सल्फर का एटॉमिक नंबर ज्यादा है ना, इसीलिए ये कहते हैं कि हाँ सब फास्फोरस से कि आगे नहीं जा पाओगे हमसे, ठीक। तो कहें कि अच्छा ये, तो फिर ये कंपेयर कहां से करते हैं, कंपेयर यहां से करते हैं, ठीक है। कंपेयर ये कहेंगे ये देखो आपके पास में 4 है, हमारे पास में 5, असेसरी एटम की बात कर रहे हैं, ठीक। शेप की बात, जो स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन से जो है स्ट्रक्चर का जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है जिसे हम लोन पेयर कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में हमें पता चलेगा। लोन पेयर नहीं है और आयन है तो निगेटिव आयन नहीं है, सेंट्रल एटम की बात हो रही है, असेसरी की नहीं। तब सिजविक पावेल और हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट लगा करके स्ट्रक्चर हम बता देंगे फ्रीक्वेंटली। लेकिन जहां पर लोन पेयर या तो आयन है तो सेंट्रल एटम अगर निगेटिवली चार्ज है, तब वहां पर एक टर्म जो इंट्रोड्यूस किया किसने, जिलेस्पी एंड निहोल्म ने, वो टर्म था आपका शेप, ठीक है। शेप जो है किसी मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर, शेप किसी मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर है। एक्चुअल स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये कि आफ्टर रिपल्सन क्या मिल रहा है, आफ्टर रिपल्सन क्या मिल रहा है, वो जो है एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूल का। अमोनिया में जब आप देखेंगे ना, हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन है या वेस्पर थ्योरी, सिजविक पावेल थ्योरी के अकॉर्डिंग इतना आना चाहिए टेट्राहेड्रल, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये जो इनका लोन पेयर है ये डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। लोन पेयर डिस्टर्ब करेगा, और डिस्टर्ब करेगा कहने का मतलब रिपल्सन होगा, और रिपल्सन अगर होगा तो जाहिर सी बात है पहले के जैसे नहीं रहे, ठीक है। तो अगर मान लो ये उससे झगड़ा कर ली, झगड़ा कहने का मतलब अ टाइप ऑफ रिपल्सन ही है, ठीक, और खूब सीरियस वाला हो गया, ठीक, नहीं करना नहीं ऐसे तुम लोग। तो फिर उसके बाद में अगर अगले दिन सोचे कि हाँ फिर से वैसा ही रहेगा, ऐसा कुछ ना कुछ डाउनफॉल होगा कि नहीं। तो वही है कि अगर रिपल्सन होगा एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, एनर्जी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है जो बॉन्ड का ओरिएंटेशन या इलेक्ट्रॉन के जो ना ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन है उसमें डिस्टरबेंस होगा, और डिस्टरबेंस होना ही जो ये बता रहा है कि मॉलिक्यूल का शेप आ रहा है, ठीक है। तो जब हम इनके एक्चुअल स्ट्रक्चर की बात करते हैं या शेप की बात करते हैं तो वो क्या होता है, पिरामिडल,
ठीक है। और ये बॉन्ड एंगल यहां पर 109.5 डिग्री होता है, इनकी बात कर रहे हैं। लेकिन जब रिपल्सन वगैरह हो जाएगा तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, ये हो जाता है 107.5 डिग्री। बॉन्ड एंगल का जो है वो अप्रॉक्स में लिखा जाता है, किसी किसी मतलब 0.5 डिग्री का अंतर आप किताबों में पा सकते हैं। कई किताबों में अगर ये 107 डिग्री लिखा है तो वो भी सही है ना, लेकिन इन जनरल मैक्सिमम किताबों में आप 107.5 डिग्री आप पाएंगे। ठीक है, इतनी सारी कहानी सेड्विक पावेल थ्योरी की थी जो कि बेस्ड है हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट पे। अच्छा, आप लोगों को एक चीज और बता दें कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन वगैरह है ना, ये टोटल और टोटल इमेजिनरी पहले कंसीडर किया जाता था, टोटली हाइपोथेटिकल था। ठीक है, वो तो जब ये लोग आए ना सेड्विक पावेल और फिर उसके बाद में जो जिलेस्पी निहोल, ये सब थ्योरीज आई जब, तब उस जो है हाइपोथेटिकल चीज को वेरीफाइड किया गया। और सोच लो कि वेरीफाइड हुआ तभी पिछला सही माना गया। तो शुरुआत में ये टोटली हाइपोथेटिकल था। अब कोई देख नहीं पा रहा है ना कि अच्छा ऑर्बिटल है तो इसका अनपेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके अनपेयर्ड में चला गया। ठीक है, उस समय टेक्नोलॉजी भी इतनी अच्छी नहीं थी ना, हमारे पास में अच्छे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। जैसे जैसे साइंस में ग्रोथ हुई है, चीजों का डेवलपमेंट हुआ है, तो चीजें जो है हमें और वेरिफिकेशन की तरफ ले गई कि हाँ कि ये चीजें जो बताई गई थी ये सही थी। जो नहीं सही था उसी को इम्प्रोवाइज करके या तो उसको फिर से ना सुधार करके बताया गया कि ये ऐसा होता है। तो पहले हम सेड्विक पावेल थ्योरी के बारे में लिख लेंगे, फिर वेस्पर थ्योरी के बारे में डिटेल में चलेंगे कि ये इस तरीके से। वेस्पर थ्योरी में बाहुबली भी आने वाले हैं। ठीक है, हाँ चलिए अभी आएंगे तो पता चलेगा। लिखिए, हेडिंग डालेंगे सेड्विक पावेल थ्योरी। सेड्विक पावेल थ्योरी इस टाइप का नाम सुना है क्या आप लोगों ने कहीं? सेड्विक वगैरह कहीं था? फर्स्ट ईयर में था? काहे में था? ग्राफ? वो ग्राफ था। सेड्विक वहां कहां आ गए? वहां पे एस्टॉन करके रहे होंगे। N/P रेशियो का बता रहे। सेड्विक आप लोगों ने जो पढ़ा होगा वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के कंसेप्ट में पढ़ा हो। EAN रूल जो होता है उसमें पढ़ा हो। एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, उसमें EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सोच लो अभी कितने महीने हुए हैं, पता नहीं पा रहे हैं कि सेड्विक जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर में थे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में थे। चलिए लिखिएगा, लिखिए there are following assumptions of there are following assumptions of there are following assumptions of Sedgwick Powell theory Sedgwick Powell theory पॉइंट वाइज करके लिखेंगे। बोले लिखेंगे।
if central atom of a molecule, if central atom of a molecule is sp hybridized, is sp hybridized, then structure of molecule will be linear, कामा देकर के लिखेंगे, having bond angle 180 डिग्री, 180 डिग्री। एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल BeCl2, BeCl2 कामा देकर के BeH2 एटसेट्रा। एटसेट्रा। हो गया? आगे लिखेंगे, फॉर sp2 हाइब्रिड, हाँ, फॉर sp2 हाइब्रिड, फॉर sp2 हाइब्रिड मॉलिक्यूल, फॉर sp2 हाइब्रिड मॉलिक्यूल the structure will be trigonal planar, with bond angle, trigonal planar with bond angle 120 डिग्री। एग्जाम्पल BCl3, BBr3, AlCl3, BH3 एटसेट्रा। आगे लिखेंगे, हो गया था। इफ द सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल, इफ द सेंट्रल एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल is sp3 hybridized, sp3 hybridized, then structure of molecule will be tetrahedral, with bond angle 109.5 डिग्री। विद इन ब्रैकेट लिखिएगा, ब्रैकेट में 109 डिग्री 28 रेडियन।
एग्जाम्पल CH4 CHCl3 CCl4 और कोई एग्जाम्पल बताओ टेट्राहेड्रल का कार्बन फैमिली में। SO2 का कहां टेट्राहेड्रल में? SO2 बेंट होता है। नहीं नहीं, बिना लोन पेयर वाले का बताओ। अभी लोन पेयर वगैरह का जब आएगा तो फिर दूसरी थ्योरी आएगी ना। नाम नहीं सुना? इसी फैमिली में है कहीं और कार्बन वाले ही हैं? कौन कौन से एलिमेंट आते हैं कार्बन फैमिली में? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम कहां गया? ये देखो, ये इन लोगों की स्थिति है। आगे इसी का कंपाउंड लिखा है किसी दूसरे, आगे और लिख ले PbCl4 इट्सेट्रा। ठीक है, इसी तरीके से सेंटेंस बना करके अगले का लिखेंगे, जैसे अभी आपने ऊपर बनाया है उसी तरीके से। हाँ, अब क्या होगा? sp3d हाइब्रिड या हाइब्रिडाइज्ड। सेंटेंस उसी तरीके से बनाइए, ऊपर वाला जो सेंटेंस अभी लिखा है। इफ द सेंट्रल एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल इज sp3d hybridized, then structure of molecule will be trigonal bipyramidal. ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ब्रैकेट में शार्ट नेम लिख लीजिएगा उसका TBP। ये टर्म बहुत आएगा TBP। हैविंग बॉन्ड एंगल, हैविंग बॉन्ड एंगल क्या क्या होगा? 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। एग्जाम्पल PCl5 PBr5 एटसेट्रा। अगला वैसे ही सेंटेंस बनाइए, एक और है लिखने के लिए। sp3d की जगह पर sp3d2 हो जाएगा। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। एग्जाम्पल SF6 IUPAC वगैरह याद है कुछ? कोई बता पाएगा इसका? जो दोनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखे गए हैं, पहले वाले का IUPAC
कोई एक बताए। एक्सा एक्वा कोबाल्ट, दूसरे वाले का आप लोग भी क्लास में बैठेंगे, पता है कि नहीं? हाँ, एक्सा रेट, ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड, ठीक। ये इतनी अच्छा, एक और बचा है ना अभी, sp3d2 तक हुआ है ना, एक और लिखिएगा, उसी तरीके से सेंटेंस बनाइए। sp3d3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। आगे रहेगा, देन स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल विल बी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पीबीपी, with bond angle, pentagonal bipyramidal with bond angle 72 degree and 90 degree. Example IF7, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड कहा जाता है इसको। ये इतनी चीजें थी। अगली हेडिंग डालिएगा। इस चैप्टर में बस यही दो चीज थ्योरी पढ़नी भी है बस। इसके बाद जितने मॉलिक्यूल आयंस दिए गए हैं आपके सिलेबस में, उन सब का इन्हीं थ्योरी के आधार पे स्ट्रक्चर बताना है कि ये ऐसे होता है। फुल फॉर्म इसका लिखिएगा विद इन ब्रैकेट, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। सेड्विक पावेल थ्योरी में ड्रॉबैक्स थे, तो उस ड्रॉबैक को दूर किया जिलेस्पी निहोल्म ने और एक नई थ्योरी बताई जिसे वेस्पर थ्योरी या वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो कुछ चीजें जो बहुत शार्ट में बताया गया था अभी आपको सेड्विक पावेल थ्योरी में, उसको यहां पे और डिस्क्राइब करके बताया जाएगा कि ये इस तरीके से होता है। सबसे पहली जो कमी थी इनकी थ्योरी की वो ये थी कि यदि मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है या आयन का सेंट्रल एटम है, उसके पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है या निगेटिव आयन है, तो उस मॉलिक्यूल का या उस आयन का स्ट्रक्चर सेड्विक पावेल थ्योरी से नहीं बताया जा सकता। यदि मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या निगेटिवली चार्ज है, तो उसका स्ट्रक्चर हम सेड्विक पावेल थ्योरी से नहीं बता सकते।
अब उसी को बताने के लिए जिलेस्पी निहोल्म आए और उन्होंने थ्योरी बताई, वेस्पर थ्योरी को। ठीक है, तो दो चीजें आती हैं। पहली चीज है कि स्ट्रक्चर जो टर्म वहां पे मैं आपको बता रहा था, स्ट्रक्चर जो टर्म है वो दो चीजों को कंटेन करता है। पहला जो टर्म है वो ज्योमेट्री है और जो दूसरा टर्म है वो शेप है। स्ट्रक्चर एक कॉमन टर्म है जो कि दो चीजों को इंक्लूड करता है। ये चीज ज्योमेट्री वहां तक आएंगे, ज्योमेट्री को स्ट्रक्चर हम वहां तक कहेंगे जहां तक मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम लोन पेयर नहीं रख रहा है, वहां तक। जैसे एग्जांपल CH4, CH4 का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। क्यों? क्योंकि उनकी ज्योमेट्री जो है वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल। अच्छा, ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री कुछ और नहीं है, ऑर्बिटल का स्पेस में ओरिएंटेशन कैसा है, किस तरीके से अरेंज है। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल लीनियरली अरेंज है तो उसको हम लीनियर ज्योमेट्री या तो लीनियर स्ट्रक्चर बोल देंगे। अगर ट्राइगोनल प्लेनर की तरह अरेंज है ना, या ओरिएंटेशन उनका प्लेनर है ना, sp2 अगर है और तीनों के तीनों ऑर्बिटल क्या है, प्लेन में है, तब उसको हम ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर कह देंगे। अगर टेट्राहेड्रली अरेंज है तो वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब यहां तक जो है मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर लोन पेयर या तो निगेटिव आयन नहीं। अब जब लोन पेयर या निगेटिव आयन आ जाएगा तब ये चीज, ये ज्योमेट्री को स्ट्रक्चर हम कहें तब वो गलत होगा। तब एक नया टर्म इंट्रोड्यूस्ड हुआ जिसे हम शेप कहते हैं। ठीक है, शेप टर्म वहां से आता है जहां से वेस्पर थ्योरी स्टार्ट होती है। और वेस्पर थ्योरी स्टार्ट कहां से होती है? जहां से मॉलिक्यूल या आयन जो है ना लोन पेयर या तो निगेटिव आयन कंसिस्ट करता है, वहां से। ठीक है, और यही ड्रॉबैक था किसका? सेज्विक पावेल थ्योरी का। ठीक है, बात आई समझ में? तो ये दो नए नए चीजें कि ये, अब अगर आप ये सोच ले कि अमोनिया का अगर आप देखेंगे, देखिए अंतर क्या पड़ रहा है आपको। ठीक है, जब सेज्विक पावेल थ्योरी के अकॉर्डिंग आप बताएंगे, सेज्विक पावेल थ्योरी के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3, और sp3 है तो स्ट्रक्चर इनका या ज्योमेट्री क्या आनी चाहिए? अब जब स्ट्रक्चर पता चल गया तो बॉन्ड एंगल भी पता चल जाएगा, इतना। लेकिन जब वेस्पर थ्योरी आ गई, वेस्पर थ्योरी क्यों आई? क्योंकि इनके सेंट्रल एटम के पास में लोन पेयर पाया गया। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं बदलेगा भाई। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एडिशन ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का है। दोनों को जोड़ दिया, जितना आया इलेक्ट्रॉन पेयर वही है। तो इनमें इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या कम ज्यादा नहीं हो रही, हाइब्रिडाइजेशन वही है। लेकिन अब जो है, जो शेप टर्म आएगा वो क्या आएगा? पिरामिडल। और फिर उसके बाद में बॉन्ड एंगल 107.5 डिग्री। ये अंतर है ज्योमेट्री और शेप। तो ज्योमेट्री वहीं तक वैलिड है जहां तक सेज्विक पावेल थ्योरी, या ज्योमेट्री को स्ट्रक्चर कहना वहीं तक सही है जहां तक सेज्विक पावेल थ्योरी है। और सेज्विक पावेल थ्योरी है कहां तक? उन मॉलिक्यूल तक जहां तक लोन पेयर या तो आयन है तो निगेटिव आयन नहीं। जहां लोन पेयर स्टार्ट हुआ वहां से सेज्विक पावेल थ्योरी फेल और वेस्पर थ्योरी अप्लाई। ठीक है, ऐसे ही एक और देख लीजिए, जैसे स्ट्रक्चर के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे, जैसे H2O की बात करिए आप। ठीक, ज्योमेट्री की जब आप बात करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या? इसमें भी sp3 आएगा भाई। दो लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर दो होगा। ठीक, और ज्योमेट्री इनकी क्या आएगी? टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल कितना आएगा? 109.5 डिग्री। लेकिन जब आप शेप की बात करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन वही रहेगा। ठीक है, शेप जो है वो वी शेप या तो बेंट शेप आ जाएगा।
ठीक है। और जब शेप बदला तो ये बॉन्ड एंगल नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 104.5 डिग्री या 104 डिग्री भी ना बोल सकते, ठीक। तो ये अंतर है ज्योमेट्री और शेप में, ठीक है। बात आई समझ में। अब इन दोनों चीजों को, ये बहुत बेसिक सा अंतर है ना। पीजी में जो बच्चा चला जाता है ना, मैं देखा हूं और ऐसे लोग क्लास में मिले भी हैं, उनको ज्योमेट्री और शेप में अंतर वो नहीं बता पाते। और ये है क्या, ये चीजें आप इंटरमीडिएट में भी पढ़ करके आए होंगे, थोड़ा बहुत रहा होगा, बहुत ज्यादा नहीं है। एनसीईआरटी जब से हुआ है तब से चीजें बहुत कंसाइज हो गई ना। हर एक साल जो है एक एक चैप्टर कम करने लगते हैं, ठीक। सॉलिड स्टेट का चैप्टर इतना कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप लोग पढ़े रहे होंगे, लेकिन जैसे ही आप लोग हटे हैं ना लास्ट ईयर में जो है उसको हटा दिया गया। और भाई 10+2 में जो एलिजिबिलिटी होती है वो मैक्सिमम लोग जो एलिजिबल होते हैं साइंस बैकग्राउंड के लेकर के, या तो वो क्या करेंगे ना, यूजी करेंगे जो कि आप लोग कर रहे हैं, और या तो जो है नीट और इंजीनियरिंग का देखेंगे, ठीक। और कंपटीशन में भी और थियोरेटिकल एग्जाम जो होते हैं या प्योर ग्रेजुएशन जो होता है उसमें भी सॉलिड स्टेट का बहुत, और खास करके अगर मैथमेटिकल बैकग्राउंड है तो फिजिक्स में सॉलिड फिजिक्स अलग से, जो आप इंटरमीडिएट में आपको पढ़ लेना चाहिए था या जान ले लेना चाहिए था कि ना क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर ऐसा होता है, बीसीसी ऐसा होता है, एफसीसी ऐसा होता है ना, इसमें नंबर ऑफ एटम ऐसे होते हैं, या ब्रैग इक्वेशन ऐसा होता है, वो सारी चीजें खत्म हो गई, ठीक है। अब सारी चीजें, अभी तो बात चल रही है ना, मुख्यमंत्री जी जो है, बाबा जी ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है कि बच्चों के ऊपर बहुत दबाव बढ़ रहा है, इनका सिलेबस जो है आप और कम करिए, ठीक है। नहीं, तुम लोगों का नहीं, तुम लोगों का नहीं, तुम लोगों का यूजीसी देखता है ना, तो वो यूजीसी जाने। और ये जाना जाता है ग्रेजुएट के बच्चे बड़े हो गए, हालांकि बड़े नहीं हैं, हम जान रहे हैं, ठीक है। जब सेजवी की याद नहीं आ रहे हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में थे कि ना कोऑर्डिनेशन में, ठीक। तो ग्रेजुएशन में नहीं। अब ये सुनाई दे रहा है कि दोनों एनईपी जब वैल्यू लग जाएगा तो दोनों में कुल मिला जुला करके, केमिस्ट्री में पहले आप कितना सब ना चैप्टर पढ़ते थे, कुल मिला जुला कम से कम ना 15-16 चैप्टर पढ़ते थे। हम लोग जब पढ़े थे तो 2 बुक चलती थी मोटी मोटी, ठीक है। कम से कम 1000 पेज की एक बुक होती थी, और वो बाइंडिंग बीच से फट जाती थी, उसको फिर आधा आधा कराना पड़ता था। 11th में अलग, 12th में अलग, और बोर्ड एग्जाम में 11th 12th दोनों का आता था जब हम लोगों ने 10+2 किया है तब, ठीक। अब कुल मिला जुला करके लगभग जो है 35 से लेकर के 38 जो है चैप्टर हुआ करते थे दोनों बुक के, ठीक है। अभी इस समय लगभग जो है 10 चैप्टर है, और इसको भी खत्म करने वाले हैं, कह रहे थे कि नहीं इसको कम कर दीजिए और ये 8 लेके आइए, ठीक है। हो सकता है अगले साल आएगा जब सिलेबस रिवाइज होगा तो फिर 8 हो जाए, ठीक है। किसका परसेंट मेरा इंटरमीडिएट में अप्रॉक्स जो है 70% था, 69 पॉइंट समथिंग था। तो ये जो है खत्म करते जा रहे हैं, तो फिर कंपटीशन में कहां से इफिशियंसी आएगी। सॉलिड स्टेट हटा दिए तो जो बच्चा सॉलिड स्टेट इंटरमीडिएट में पढ़ चुका है उसके लिए कंपटीशन में पढ़ने में आसानी होगी, तो वो ज्यादा अच्छे से अटेम्प्ट करेगा ना। तो खैर ये सब जो है आपके काम की बातें बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक। जो काम की बातें ये है, ज्योमेट्री और शेप से ये बात आई थी ना कि पीजी का लड़का भी अंतर नहीं बता पा रहा है कि ज्योमेट्री और शेप क्या है, ठीक। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बता पाइएगा, ठीक है। चीट उट नहीं बनाएंगे। तो क्या कर रही है, बुक लिख रही हो? ये सब तब किया जाता है जब आप इन सब चीजों से ऊपर उठ जाते हैं और आपका दिमाग भूलने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है, तब संजय सिंघानिया हो जाए गजनी वाले की तरह, तब
अभी नहीं किया जाता बेटा, अभी याद रखा जाता है। याद रखेंगे, जितना दिमाग को चलाएंगे उतना ज्यादा अच्छा है। ये सब उनके लिए है जो भूल जाते हैं, आप भूलिए नहीं। अगर भूल रहे हैं तो बादाम खाओ, और बादाम नहीं अवेलेबल है तो मूंगफली खाओ। दोनों में कंटेंट सेम होता है, बस क्वांटिटी अलग होती है। 10 मूंगफली का दाना खा लो, 1 बादाम खा लो ना, कंटेंट बराबर मिल जाएगा। ठीक है, नहीं बादाम सबके लिए नहीं उपलब्ध हो तब की बात कर रहे हैं। तो बेसिक डिफरेंस यही है ना, ज्योमेट्री और शेप में। बात आई समझ में इतना। अब वेस्पर थ्योरी एक मॉडिफिकेशन है सेज्विक पावेल थ्योरी का। सेज्विक पावेल थ्योरी का मॉडिफिकेशन है। 2-3 चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वही चीजें आप समझ जाएंगे तो पूरा का पूरा चैप्टर आ जाएगा। ठीक है, बाहुबली आने वाले हैं, प्रभास को फोन किया गया था, आ रहा है, राजा मौली भेज रहे। ठीक, तो पहला पॉइंट ये है वेस्पर थ्योरी का, जिलेस्पी निहोल ने बताया कि मॉलिक्यूल का, ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है, मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास में यदि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, इफ द सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल विल बी रेगुलर। रेगुलर कहने का मतलब कि रिपल्सन नहीं होगा, या रिपल्सन होगा तो नेग्लिजिबल होगा। वो रिपल्सन मॉलिक्यूल के ओरिएंटेशन को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूल या तो आयन मॉलिक्यूल दोनों को मिलाकर के एक टर्म यूज किया जाएगा, स्पीसीज। स्पीसीज कहने का मतलब मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन। तो केमिकल स्पीसीज कहने का मतलब मॉलिक्यूल और आयन दोनों हो सकते हैं। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि अगर किसी स्पीसीज के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तब उस स्पीसीज का स्ट्रक्चर रेगुलर होगा। रेगुलर कहने का मतलब वैलिड है क्या, सेज्विक पावेल थ्योरी। ठीक है, इरेगुलर कहने का मतलब सेज्विक पावेल थ्योरी खत्म और वेस्पर थ्योरी आ गई। मतलब ज्योमेट्री नहीं रह गई, अब ज्योमेट्री और शेप दोनों अलग अलग, जैसे H2O और NH3 का। ठीक, तो मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम या आयन का सेंट्रल एटम के पास में यदि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तब उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर रेगुलर होगा, और स्ट्रक्चर अगर रेगुलर होगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, रेगुलर होगा। जैसे sp हाइब्रिड अगर है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, 180, अगर sp3 हाइब्रिड है तो 109.5 डिग्री। ठीक, अब जो दूसरा पॉइंट है कि अगर मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट कर रहा है, या तो उसके पास है, तब स्ट्रक्चर जो है वो मॉलिक्यूल का वो क्या हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा। ठीक है, इरेगुलर। अब इरेगुलर होने के पीछे कारण है। ठीक है, इरेगुलर होने के पीछे कारण है, और वो कारण है इनका लोन पेयर जो पाया जा रहा है, और बॉन्ड पेयर। भाई बॉन्ड बन रहे हैं ना, क्योंकि बॉन्डिंग ही तो हम पढ़ रहे हैं। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन हो रहा है, और वो रिपल्सन इरेगुलरिटी क्रिएट कर रहा है। और इरेगुलरिटी आई कहां से, कि जो स्पेस में ओरिएंटेशन या तो अरेंजमेंट ऑर्बिटल का पाया जा रहा है, उसमें रिपल्सन के कारण डिस्टरबेंस हो जा रहा है। ठीक है, डिस्टरबेंस कैसे हो रहा है इसको अभी आप और बेटर तरीके से समझेंगे। ठीक, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप यहां पे समझे CH4 में आप देख रहे हैं केवल और केवल क्या पाए जा रहे हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, लोन पेयर नहीं है, इसीलिए 109.5 डिग्री। ठीक है, दूसरे स्ट्रक्चर में आ जाए NH3, देख पा रहे हैं कि यहां पर जो है क्या पाया जा रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, तो रिपल्सन होगा। ठीक है, रिपल्सन इनमें भी होगा। तो जो रिपल्सन है उसको कैटेगराइज किया गया 3 कैटेगरी में। तो जो इरेगुलरिटी होती है, उन्होंने बताया इरेगुलरिटी जो है मेनली 2 तरीके के रिपल्सन से होती है। रिपल्सन होता 3 प्रकार का है।
लेकिन इरेगुलरिटी केवल दो तरीके से होती है। एक जो फर्स्ट टाइप का होता है उसमें रिपल्सन इतना मिनिमम या इतना नेग्लिजिबल होता है कि उसके ओरिएंटेशन को अफेक्ट नहीं कर पाता है। तो ये जो बताया गया कि रिपल्सन तीन तरीके का है, पहला रिपल्सन बॉन्ड पेयर का, ठीक है, दूसरा रिपल्सन बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का, और तीसरा जो है वो लोन पेयर और लोन पेयर का, ठीक है। ये देखिए इनका एग्जाम्पल CH4 है क्या, इधर ध्यान दो, नहीं फिर तुम भी चिट लिखोगी और चिपकाओगी फिर, ठीक। आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में दो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना भाई, दो एटम है तो उनके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेंगे, शेयर करने के बाद में एक एक शेयर करेंगे और जा करके बॉन्ड बनेगा। तो ये जो बॉन्ड बना है इसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक किसका, हाइड्रोजन, तो ये इसको कह दिया गया इलेक्ट्रॉन पेयर। चूंकि बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए हैं इसीलिए क्या कह दिया गया, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जैसे ये, ठीक है। ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ये एज अ रिजर्व इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये अमोनिया मॉलिक्यूल की RBI है और ये सब दूसरी बैंक है जो इन्वेस्ट की है, SBI, PNB और ये सब जो है जैसा भी, ठीक। अब जब कमी लगेगी ना, अमोनिया मॉलिक्यूल की जरूरत होगी ना बॉन्डिंग वगैरह के लिए, तब फिर उसके बाद में RBI से गुहार लगाएंगे, कहेंगे कि आप पैसा दीजिए, हमारे पास पैसे कमी हो गई, ठीक है। तब ये ऐसे बनता है NaH3 प्लस H प्लस इज इक्वल टू NaH4 प्लस। ये जो है अपना इलेक्ट्रॉन, क्या हाइड्रोजन आयन के पास में इलेक्ट्रॉन है, नहीं, हाइड्रोजन पास नहीं है ना, तो हाइड्रोजन के पास में नहीं। और आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है वो हीलियम का स्ट्रक्चर गेन करता है, ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता है। हाइड्रोजन और कौन, बेरिलियम, और कौन, और कोई है, लिथियम, और कोई नहीं, बोरान नहीं, बस लिथियम तक, जैसे LiCl हो गया, हाँ नहीं, बोरान 3 करेगा बेटा, लेकिन ऑक्टेट उसका कंप्लीट नहीं होगा। जैसे 3 करेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बॉन्ड बनाएगा तो BH3 में, तो बॉन्ड बनाएगा 6 जो कि 2 से ज्यादा है ना। तो नॉर्मली जो है हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन, चूंकि इनके पास में ये खाली बैठे हैं ना, तो ये कहेंगे अच्छा ले जाओ, लेकिन ये परमानेंट नहीं दे रहे हैं। तो जब RBI किसी बैंक को पैसा देती है तो वो पैसा दान नहीं करती है, वो लोन देती है, ठीक है, एक तरीके का जो है उधारी देती है। फिर जब उस बैंक के पास में आ जाएगा ना, तो जैसे ही आएगा तो वो ध्यान लगाए रखा रहता है, सारा एक्सेस उनके पास में रहता है ना, देख रहा है कि अब ज्यादा हो गया। फिर उसके बाद में जो है एक बार तो सोचेगा कि अच्छा अपने आप दे देगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कहेगा अच्छा लाओ दो जितना दिए हुए, ठीक। तो फिर उसके बाद में फिर अपना ले लो। तो ये स्पेशली यूज होते हैं ना बॉन्डिंग में, लेकिन कोवैलेंट बॉन्डिंग में नहीं। कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये केवल और केवल जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग जब करना होगा तब ये यूज होंगे, ठीक है। कोवैलेंट में कभी नहीं यूज होंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अमोनिया की बात कर रहे हैं अभी, ठीक। तो अब ये कह रहे हैं कि अब इनमें जो रिपल्सन हो रहा है लोन पेयर नहीं है, तो बॉन्ड पे हर एक मॉलिक्यूल में रिपल्सन होता है, यही तीनों टाइप के होंगे। ये वाला इतना कम होता है कि जो स्पेस में ऑर्बिटल का अरेंजमेंट है, लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, इन सबको डिस्टर्ब नहीं कर पाता है ये, और डिस्टर्ब अगर नहीं कर पाएगा तो इरेगुलरिटी नहीं आएगी, और इरेगुलरिटी अगर नहीं आएगी तब हम सेज्विक पावेल थ्योरी या हाइब्रिडाइजेशन से बता सकते हैं यही स्ट्रक्चर। तो इनमें भी रिपल्सन होता है, रिपल्सन जो पाया जाएगा वो बॉन्ड पेयर रिपल्सन पाया जाएगा, जो कि नेग्लिजिबल होता है और मॉलिक्यूल में
कोई डिस्टरबेंस या तो मॉलिक्यूल की एनर्जी नहीं बढ़ा पाता है, और एनर्जी जब बढ़ेगी तभी डिस्टरबेंस होगा या इरेगुलरिटी आएगी। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन। अब यहां पे आ जाए, अब यहां पे आने पर दो तरीके का रिपल्सन होगा, एक तो बॉन्ड पेयर है ही, और दूसरा होगा क्या, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, या लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर इसकी बात करेंगे, ठीक, ये कुछ इस तरीके से इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, और इतना कम है कि मॉलिक्यूल की एनर्जी को वो बढ़ा नहीं सकते, और मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी नहीं तो इरेगुलरिटी नहीं आएगी, और इरेगुलरिटी नहीं आएगी तो वेस्पर थ्योरी नहीं अप्लाई होगा, और सेप टर्म नहीं आएगा। ठीक है, सेप कहां से आता है, वेस्पर थ्योरी से आता है। एक तो ये हो गया, ये वाला इनके बीच में। अब जो है इनके बीच का देखते हैं। ठीक है, अब एक रिपल्सन जो होगा इनके बीच में और इनके बीच में होगा। ठीक है, इनके बीच का रिपल्सन इफेक्टिव होता है, और इफेक्टिव जब होगा तो इरेगुलरिटी क्रिएट करेगा, मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी। जो टेट्राहेड्रली अरेंज थे ऑर्बिटल, वो अब इरेगुलर होंगे, और इरेगुलर होंगे तब वहां पे शेप आ जाएगा, वो पिरामिड शेप का हो जाएगा। ठीक है, अब जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सन है वो ज्यादा क्यों हो रहा है, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इस पूरी थ्योरी का ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा सेंट्रल पॉइंट है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सन इन तीनों में से इसका सबसे ज्यादा है और इनका सबसे कम है। ठीक है, यह समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तीसरे वाले का भी एक एग्जांपल बता देते हैं। तीसरे वाले में क्या है कि जैसे H2O, H2O में ये कुछ इस तरीके से, ठीक, दो आ गए, तो दो आ गए कहने का मतलब, अच्छा आप ये सोच रहे होंगे ये दो बार लिखा गया है ना, मतलब दो बार है। बॉन्ड पेयर लिखा गया मतलब दो बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर लोन पेयर लिखा गया मतलब एक ही लोन पेयर है। बात आ रही समझे? और लोन पेयर लिखा जा रहा है कहने का मतलब दो लोन पेयर है। तो लोन पेयर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां पर केवल एक लोन पेयर है। तो जब यहां पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लोन पेयर और लोन पेयर जब हो जाएगा, इसलिए क्योंकि दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका ये ज्यादा जो है एनर्जी बढ़ाएंगे तो उतना ज्यादा इरेगुलरिटी आएगी। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सन होता है लोन पेयर का सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद में बॉन्ड पेयर लोन पेयर का, और सबसे मिनिमम किसका। ठीक है, अब जो सबसे ज्यादा समझने बात वाली बात है वो ये है कि क्यों ज्यादा हो रहा है। ठीक है, मुद्दे की बात ये है ज्यादा क्यों हो रहा है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे अमोनिया का एग्जांपल बता रहे हैं, NH बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर कुछ इस तरीके से। ठीक, इनका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दो न्यूक्लियस के बीच में एक्ट कर रहा है। कौन कौन से न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन का, और न्यूक्लियस आपको पता है क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिवली चार्ज। न्यूट्रलाइज करेगा, चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। चार्ज को न्यूट्रलाइज कहने का मतलब तो आप इस तरीके से समझिए कि दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में आप दो निगेटिव चार्ज रख दीजिए ना। एक इन जनरल बता रहे हैं, आप मैथमेटिकली मत सोचिए कि दो पॉजिटिव दो निगेटिव है तो कैंसिल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा ना। दो पॉजिटिव कहने का मतलब दो न्यूक्लियस है और इनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन रख दिया गया है कुछ इस तरीके से। ठीक है, सिंपल लॉजिक लगाइए, मैथमेटिकली नहीं सोचना है और बहुत साइंटिफिकली नहीं सोचना है, लॉजिकली सोचना। ठीक, अब इनका जो मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव चार्ज जो होगा वो कम होगा। कब, जब केवल एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा और क्या रहेगा, दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे।
अब जब लोन पेयर की बात करेंगे, लोन पेयर की, तो लोन पेयर जो है वो शेयर नहीं है कहीं पे। लोन पेयर तो शेयर नहीं है ना, वो तो रिजर्व इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये केवल और केवल कहां पे, एक न्यूक्लियस के इंटरनली एक्ट कर रहे हैं, और वो न्यूक्लियस किसका है, नाइट्रोजन का। ठीक है, और यहां पे किसका किसका था, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव चार्ज हुआ वो यहां पे ज्यादा होगा, यहां पे कम होगा। बात आई समझ में। अब जब ज्यादा होगा तो ज्यादा होने का मतलब कि ये बलशाली है, ठीक है, और ये जो है कमजोर टाइप के हैं, इनको खाना पीना कम मिलता है। ठीक है, बाहुबली को बुला लिए हैं, अब आ रहे हैं। ठीक, अब ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से है। मैग्नीट्यूड वाली बात समझ में आ गई। दो न्यूक्लियस बॉन्ड पेयर दो न्यूक्लियस के इंटरनली एक्ट करता है ना, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव चार्ज है वो कम होगा। लोन पेयर केवल एक न्यूक्लियस के इंटरनली एक्ट कर रहा है, NH3 में नाइट्रोजन है, इसीलिए उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो जिनका ज्यादा है वही बाहुबली है, वही बलशाली है। ठीक है, अब आप क्या करिए, सिंपली कुछ नहीं, ये तीनों लोगों को लाइन से खड़ा कर दीजिए, ये कमजोर वाले। ठीक, और फिर उसके बाद में इधर नहीं, मैं अपने आप को बाहुबली क्यों मानूं, इधर बाहुबली को खड़ा कर दो, इधर तीनों लोग को कमजोर वालों को खड़ा कर दो। ठीक, तो अब क्या करें कि अब कह दीजिए, एक दूसरे को धक्का दीजिए। धक्का देने का मतलब रिपल्सन होना, और अगर रिपल्सन या मारपीट होगी तब तो कहीं ना कहीं चोट लगेगी किसी न किसी को, मतलब इरेगुलरिटी आएगी। पता लगा कि मुंह पहले ऐसे नॉर्मली है, और मारपीट के बाद में जो है, या धक्का मुक्की के बाद में कुछ इधर उधर हो गया। तो अब क्या है कि जब ये तीनों लोग मिलेंगे, या तो तीनों लोग में, और इनकी बात करेंगे, जब ये तीनों लोग धक्का देंगे तो ये एक जगह इसे खड़ा रहेगा, बलशाली है ना। ठीक, अब इन लोगों के बस का बात नहीं है। और जब ये इधर से धक्का देगा, अब सोचिए धक्का देगा, तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो बॉन्डिंग किया है नाइट्रोजन में, जो बॉन्डिंग किया है वो 2s और 2p है। अब ये तो इनर्ट हो गए ना 1s वाले, हीलियम का स्ट्रक्चर। तो अब होगा क्या, अंदर जाने की जगह नहीं है इनके पास। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस तो डेंस है ना, रिजिड है एकदम, है कि नहीं, और इसको ये डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि अब ये हीलियम का स्ट्रक्चर प्राप्त कर लिया ना। तो अब क्या है कि जो मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे ये तीनों 100 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़े हैं, ठीक है। अब उसके बाद दीवार है, जगह नहीं है जाने की, ठीक है, और ये धक्का दिया, ठीक है। अब ये सोच रहे हो कि कहां खूब तेजी से धक्का दे दे और दीवार टूट जाए, ठीक है। अरे दीवार टूट जाने का मतलब ये न्यूक्लियस खत्म ना, और न्यूक्लियस खत्म तो एटम खत्म, और एटम खत्म तो मॉलिक्यूल कहां रहा, है कि नहीं। तो जब ना बाहुबली धक्का दिए, तो फिर उसके बाद में ये जो तीनों सैनिक खड़े हैं जो 100 सेंटीमीटर की दूरी पे थे, फिर उसके बाद में वो आ गए 80 सेंटीमीटर की दूरी। भाई धक्का देंगे तो नजदीक आएंगे, उधर जाने का रास्ता है नहीं, तो फिर उसके बाद अपने आप को एडजस्ट करेंगे, ठीक। अब ये केवल यहां तक है, और ये जब यहां पे आ जाएगा तो दो बाहुबली आ जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, दो बाहुबली आ जाएंगे, 2 ठू आ चुकी है, ठीक है, एक बिगिनिंग और एक कंक्लूजन ना। अब दोनों आ गए, अमरेंद्र और महेंद्र दोनों आ गए, ठीक है। अब दोनों धक्का देंगे, तो अब जो 80 सेंटीमीटर की डिस्टेंस थी, अब वो 50 सेंटीमीटर हो गई। अब आप इसको दूसरे टर्म में सोचिए, ठीक है। अब मॉलिक्यूल में हम डिस्टेंस तो नाप नहीं सकते हैं, एंगल की बात हो रही है। जब एक लोन पेयर है तो रिपल्सन बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में कम हो रहा है, ठीक है। किसकी अपेक्षा, लोन पेयर की अपेक्षा। तो बॉन्ड एंगल अभी 80 सेंटीमीटर थे, तो ये 109.5 से कम होकर के 107.5 पे आए, ठीक है।
अगर जब 100 से 80 गए तो उनके कुछ पोजीशन चेंज हुई ना, तो इसीलिए टेट्राहेड्रल से किसमें चले गए, पिरामिडल। पिरामिड का स्ट्रक्चर अलग, टेट्राहेड्रल का अलग। जब दोनों आ गए, ठीक है, बाप बेटे दोनों, तो अब और तेजी से धक्का मारेंगे, तो अब 100 से 50 सेंटीमीटर आ गए। अब 100 से 50 सेंटीमीटर आने का मतलब 109.5 से 104.5 आ गए, मतलब H2O। ये टेट्राहेड्रल से पिरामिडल हुए थे, और ये क्या हुए, टेट्राहेड्रल से वी शेप या तो बेंट शेप हो गए। अच्छा, हो कैसे रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो और समझ में आ जाएगा ऑर्बिटल का। देखिए इधर देखिए, ये H2O का आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन हो गया, एक ही ऑर्बिटल बना रहे हैं, दोनों लोब नहीं बना रहे हैं। ये अभी ये बॉन्ड एंगल होना चाहिए कितना। अब सोच रहे होगे कि ये लोन पेयर आ गया। अरे लोन पेयर है ना, हम एंगल किसका निकालते हैं, बॉन्ड का, और ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड वॉन्ड नहीं बना रहा है। तो ये गलत फहमी में मत रहना कि यहां का भी बॉन्ड एंगल आप बताइए। ये ऑर्बिटल है और ऑर्बिटल का में इलेक्ट्रॉन है, वो बॉन्ड नहीं बता रहा है, और एंगल हम हमेशा बॉन्ड का बताते हैं, ठीक है। तो ये बॉन्ड एंगल 109.5 होना चाहिए। अब क्या होगा, इनके बीच में रिपल्सन होगा। अब सोच रहे होगे कि ये तो दोनों अपोजिट में है, अपोजिट में नहीं है, ये तो 2D स्ट्रक्चर है ना। जब आप 3D इसका बनाएंगे, एक कोई पेन और दीजिए, एक पेन कोई और दीजिए, 3D अज्यूम कराते हैं। ये देखिए, ये है 3D, ये टेट्राहेड्रल, इनके हर एक की बॉन्ड एंगल 109.5 होना चाहिए ना। अब इनके बीच तो रिपल्सन हो ही रहा है, ये लोन पेयर है, ये दोनों लोन पेयर हैं, ये दोनों ये अबव दी बिलो दी वाले लोन पेयर, ये दोनों बॉन्ड पेयर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन तो हो ही रहा है, लेकिन जब दोनों लोग आ जाएंगे, इनके बीच भी होगा। तो ये जो अभी ऐसे हैं, इसको फिर कम करके ऐसे कर देंगे। जो बॉन्ड एंगल ऐसे होना चाहिए था कि 109.5 डिग्री, ये कुछ इस तरीके से, वो कम होकर के ऐसे हो जाए, ठीक है। ये अपनी जगह ही रहेंगे, क्योंकि ये बॉन्ड नहीं है ना कि एंगल कम हो जाएगा, ठीक है। बात आई समझ में। तो कुछ इस तरीके से रिपल्सन होता है। और ये जो देख रहे हैं आप, इतना गैप दिख रहा है ना, गैप कहने का मतलब एंगल से, ठीक है। अब वही कम होकर के ये कुछ ऐसे हो जाएंगे 104 ठीक है 5 डिग्री, ये ऐसे, यहां पे दोनों। ये वेस्पर थ्योरी का पूरा निचोड़, ठीक है, कि क्यों लोन पेयर में ज्यादा रिपल्सन है, क्यों बॉन्ड पेयर में मिनिमम रिपल्सन, ठीक है। और ज्योमेट्री और शेप, और फिर ये रिपल्सन, ठीक है। अब इसमें कुछ एक दो पॉइंट जो है वो थ्योरेटिकल टाइप के हैं। तो थ्योरेटिकल टाइप के पॉइंट में सिंपल सा है चीजें, उनका कंसेप्ट से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बता दें कि जैसे इसमें एक पॉइंट है कि सेंट्रल एटम के पास में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल में जो मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल है वो घटेगा। जैसे एक लोन पेयर था तो कम रिपल्सन हुआ, 2 लोन पेयर है तो ज्यादा रिपल्सन होगा। 3 की भी संभावना है क्या? 3 की संभावना नहीं है, ठीक है। कैसे नहीं है? है या नहीं है? है। लेकिन जैसे ICl इंटर हैलोजन कंपाउंड है, यहां पे पढ़ने के लिए हैलोजन के कंपाउंड्स पाए जाते हैं कुछ, जिसमें कि पाया जाता है, लेकिन ये सब बहुत स्टेबल कंपाउंड नहीं। तो 2 लोन पेयर तक के जो कंपाउंड हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे इसी का ही है ना, बड़े वाले भाई हैं इनके ICl थे,
ठीक है। अब इनसे भी बड़े एक ठो हैं, ठीक है, ICl5 सब है पढ़ने के लिए यहां पे, और इनसे भी बड़े एक है जो सबसे बड़े हैं, IF7, ये, ठीक है। तो इनमें तो लोन पेयर ही नहीं है, इनमें लोन पेयर है। अब सोच रहे हैं ना कि ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो लोन पेयर की संख्या घट रही है, क्योंकि बॉन्डिंग करने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, और वही जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही तो एक्साइट होकर के अनपेयर्ड होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब एक चीज जो आपको बता रहे थे कि नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा। ये लॉजिकली सोचना है कि नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ा, रिपल्सन बढ़ा, रिपल्सन बढ़ा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम। जैसे एक लोन पेयर था अमोनिया में, तो डिक्रीजनेस कितना हुई, 109.5 से 107.5 हुई, ठीक है। अब वही दो हो गए तो 109.5 से कितना हो गया, 104.5 हो गया, ठीक है। बताइए समझ में। तो ये इस तरीके से कुछ एक दो जो है क्या है आपके ना नॉर्मल पॉइंट्स हैं। तो वेस्पर थ्योरी को अगर पॉइंट वाइज देखा जाए तो ये है कि मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम यदि लोन पेयर नहीं रख रहा है तो उस मॉलिक्यूल या तो केमिकल स्पीसीज का स्ट्रक्चर रेगुलर होगा। दूसरे पॉइंट में अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तब क्या होगा, इरेगुलर होगा। अब इरेगुलर होगा तो क्यों होगा, इतने टाइप के रिपल्सन के कारण, और उसमें भी ये दोनों इरेगुलरिटी क्यों आ रही है, बिकॉज ऑफ द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन और लोन पेयर रिपल्सन, ठीक है। अब अगर लोन पेयर रिपल्सन होगा तो ज्यादा इरेगुलरिटी रहेगी और क्या होगा, बॉन्ड एंगल उतना कम होगा, ठीक है। अब लोन पेयर रिपल्सन है अगर, तो क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक। तो H2O में क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ना लोन पेयर एक न्यूक्लियस के इंटरनली एक्ट करता है और बॉन्ड पेयर दो न्यूक्लियस के इंटरनली एक्ट करता है। तो जब लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा तो वहां पे मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी। जब लोन पेयर रिपल्सन होगा तब वहां पे मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। लोन पेयर में लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी होगा और क्या होगा, बॉन्ड पेयर भी होगा, ठीक। लेकिन उन सब में डोमिनेट कौन करेगा, लोन पेयर। अमोनिया की केस में बॉन्ड पेयर लोन पेयर भी होगा और बॉन्ड पेयर भी होगा, लेकिन डोमिनेटिंग कौन होगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर। तो जो डोमिनेट करता है उसी की बात हो रही है, ठीक है। तो ज्यादा रिपल्सन हो रहा है, इसीलिए ओरिएंटेशन जो है मॉलिक्यूल का स्पेस में ओरिएंटेशन जो है, जितना मैक्सिमम रिपल्सन होगा उतना ओरिएंटेशन डिस्टर्ब होगा। जितना डिस्टरबेंस होगी नॉर्मल या रेगुलर बॉन्ड एंगल के रेस्पेक्ट में उतना डिक्रीजनेस होगा बॉन्ड एंगल, ठीक है। और अगला पॉइंट कि जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज करते हैं सेंट्रल एटम पर, वैसे वैसे क्या होता है कि नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ने के कारण ना रिपल्सन बढ़ेगा तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम, ठीक है। अब रिपल्सन का मतलब ये मत सोचना कि दो लोग जो है मारपीट कर लिए तो वो दोनों लोग दूर दूर हो गए। दूर दूर होने का मतलब बॉन्ड एंगल ज्यादा नहीं होगा। अरे दूर होने के लिए जगह भी तो चाहिए, ठीक है। 10 बाई 10 का रूम है और दो ठो झगड़ालू लोगों को बंद कर दो, ठीक है, बाहर से बंद कर दो, फिर उसके बाद कह दो करो झगड़ा। अब मारपीट कर लेंगे, दरवाजा बंद है और खिड़की भी सब बंद है, तो कहीं से निकल पाएंगे, निकल पाओगे जी? अरे हो सकता है कि जैसे साउथ की मूवी में बताता है एक पैर मारे जो है दीवार वाल टूट गई, हाँ, तो ऐसा वैसा ही कुछ। तो अब वो उसी में रहेंगे, कहने का मतलब बॉन्ड एंगल वो बढ़ेगा नहीं, कम होगा, ठीक है। बात है समझ में। तो जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा। वेस्पर थ्योरी में यही सारी चीजें थी ना जो कि आपको बताई गई। अब इसी को पॉइंट वाइज करके लिखना, ठीक है। कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? मुझे पता है तुम लोग बहुत कम क्वेश्चन पूछते हो, और कारण क्या है इसका भी कारण बता दें, ठीक है। कि
ये जो विषय है या सब्जेक्ट है ना, ये थोड़ा सा नॉन इंटरेस्ट लगता है ज्यादातर लोगों को, ठीक है। और जिनको इंटरेस्ट आ गया ना, तो फिर इससे अच्छा कोई नहीं लगता, ठीक है। उसका एग्जाम्पल मैं हूं। मुझे बीएससी सेकेंड ईयर तक, ठीक है, जूलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, ठीक है। बायो बैकग्राउंड से हूं मैं, जूलॉजी में। बॉटनी में जो है नहीं रहता था पहले, तो जूलॉजी केमिस्ट्री रखा। थर्ड ईयर में जा करके जो है ये पता नहीं कहां गर्त में चले गए, ठीक। और फिर से वहां पे ये आ गए, ठीक है। अच्छा, रीजन भी था। अच्छा, सारा चीज इंटरेस्ट से ही नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। हर एक काम अगर आप सोच लें, मतलब दिल के साथ में दिमाग भी लगाना जरूरी है, तभी चीजें हो पाएंगी सक्सेसफुल, नहीं तो नहीं, ठीक है। जहां पे केवल जो है आप हृदय से लगाव रखेंगे ना, तो वहां पे फिर उसके बाद में ना अपॉर्चुनिटीज कम रहेंगी, ठीक। तो अब क्या है, अब केमिस्ट्री के कंपैरेटिवली जूलॉजी में जो है ना स्कोप कम। ऐसा नहीं कि जूलॉजी में स्कोप नहीं है, ठीक है, स्कोप है, लेकिन जब कंपेयर करेंगे तो गैप ज्यादा दिखता है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये थर्ड ईयर में जाके पता चला, और थर्ड ईयर में ही जो है इंटरेस्ट भी आ गया, और हाई वाला इंटरेस्ट आ गया, ठीक। और उसका रीजन था कि जो दो पढ़ाने वाले सर लोग मिले थे, वो लोग बहुत एक्स्ट्रा ब्रिलियंट। उसमें से एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में है इस समय सोनभद्र में, और एक जो है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी में, ठीक। तो फिर उसके बाद में हम लोग एज ए ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते, तो फिर जो है यहां से जब इंटरेस्ट बढ़ा, तो फिर उसके बाद ये हुआ कि हाँ पीजी भी कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, पीजी में जाते जाते जो है और अच्छे लोग जुड़े, या और अच्छे लोग मिले पढ़ाने वाले ना। कॉलेज से जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो बहुत जिनकी किताबें आप पढ़ते हैं ना, उनका अगर लेक्चर आप लाइव लेंगे, उनसे इंटरेक्ट होने का मौका मिलता है, तो वो फिर दूसरी चीजें होती हैं, फिर और इंटरेस्ट आता है कि हाँ कि ये ऐसा, ठीक। तो ये सब होने के बाद में फिर लगा स्कोप की, तो वो दिमाग लगाने वाली बात थी। और फिर यहाँ पे जो है हृदय से भी लगाव हो गया, तो फिर ये हुआ कि अच्छा अब दोनों साथ में चल रहे हैं। तो अब जब दोनों साथ में चल रहे हैं, हाँ अच्छा ठीक आ रहे हैं, तो जब दोनों साथ में हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है फिर सफलता मिलेगी, ठीक है। लेकिन हाँ कि ये नहीं है कि दोनों साथ में हो गए हैं तो पेशेंस नहीं रखना है, पेशेंस भी रखना है, पेशेंस रखेंगे तब भी। और खास करके करंट समय में, या जब आप लोग कंपटीशन एज में जाएंगे ना 1 साल के बाद में, तब आप लोग को ज्यादा पेशेंस रखना है। कारण क्या है ना, एग्जाम ही नहीं देने को मिलेगा। जैसे मौका कब बनेगा, मौका आपको तब देने को मिलेगा ना जब वैकेंसी वगैरह आएगी। कंपटीशन एज कहने का मतलब यही, जब आप कंपटीशन देने लगेंगे, ठीक है। और जब जितना ज्यादा एग्जाम देंगे उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो उतना चांस रहेगा कि इसमें नहीं तो इसमें, इसमें नहीं तो इसमें होगा, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी, तो पेशेंस ज्यादा रखना पड़ेगा ना। एक फॉर्म भरा देंगे, फिर 3-4 साल इंतजार करिए। अगर एज तक का है तो फिर पता लगा बहुत से लोग ओवर एज हो जाएंगे, फिर उसके बाद में खत्म। तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है ना। तो ये जब दोनों साथ में हो गए, तो फिर पेशेंस भी रखा गया, ठीक है। और पीएचडी से ज्यादा पेशेंस जीवन में कहीं नहीं रखना रहता, ठीक है। और जो पीएचडी कर लिया, ठीक है, वो जो है लाइफ की किसी भी वर्स्ट कंडीशन में भी रहे, ठीक है। मतलब बहुत पेशेंस, मतलब पता है एक लेटर लिखना रहता है ना, लेटर जैसे एक आर्टिकल लिख रहे हैं ना, उसमें 50 बार करेक्शन होते हैं। अच्छा ये सेंटेंस ऐसे है तो ये ऐसे नहीं, ऐसे करिए ना। अच्छा ये चीज ऐसे, अच्छा जो गाइड हैं आपके उनको सारी चीजें पता है, क्योंकि वो आपसे कहीं ज्यादा है ना। अच्छा उनको ये भी पता है कि ये चीजें जहां से आपने उठाई है ना, अच्छा ये इस रिसर्च पेपर से उठाया गया और ये इसको ऑलरेडी ये पब्लिश हो चुका है, ये कॉपी हो रहा है। अब जैसे रिसर्च पेपर जब होता है तो उनका भी नाम जाता है ना, तो उनकी डेपुटेशन गड़बड़ होती है कि अच्छा ये तो गाइड जो है कॉपी चीजें अपने रिसर्च पेपर में डालते हैं ना, तो वो चीज कहेंगे अच्छा ये चीज हटाओ,
तो ऐसे 50 बार जब करेक्शन हो जाता है ना, फिर उसके बाद एक आर्टिकल तैयार होता है। उस 50 बार के करेक्शन में इतना पेशेंस आ जाता है कि उससे ज्यादा पेशेंस जीवन में जो है ना कहीं रखने की जरूरत नहीं। तो इसीलिए पेशेंस भी रखना पड़ेगा आने वाले समय में नौकरी पाने के लिए, ठीक है, और खास करके गवर्नमेंट सर्विस पाने के लिए। ठीक, तो अगर आप बहुत खुश हो कि हाँ कि अब इसके बाद में तो तुरंत हम नौकरी पा जाएंगे ना, हाँ एक आध दो लोग रेयर होंगे तो हो जाएगा। जब आप सिंपली लॉजिकली सोचिए ना, आपको एक साल में 5 एग्जाम देने को मिल रहा है, तब आपकी इफिशियंसी या तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी सिलेक्शन होने की, कि आपको एक साल में 2 एग्जाम मिल रहा है तब 5 वाले में ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी ना। तो 5 मिलेगा कहां से, जब ऊपर से जो है छोटे वाले देंगे तब, और छोटे वाले देंगे कब, जब बड़े वाले कहेंगे तब। ठीक ना, तो बड़े वाले छोटे वाले जो है कुल एक ही टाइप के हैं कुल मिला जुला करके, तो वो कह रहे हैं कि जो है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, तो वही चीजें फॉलो कर देते हैं कि ऐसे करो। ठीक, तो ये इसकी जो है, और एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी बतानी थी कि थोड़ा सा इधर व्यस्तता ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा हेक्टिसिटी है चीजों को लेकर के। अभी कल मैं रात में 10 बजे आया हूं, ठीक है, और क्या था, ये पुलिस का एग्जाम हो रहा था, उसी में सब ड्यूटी लगी हुई है। ठीक है, 10 बजे से पेपर है, हम लोगों को 7 बजे बुला लेते हैं, इन्विजिलेटर 7 बजे आएगा। अब 3 घंटे बैठ करेंगे क्या, 3 घंटे बैठ करके जो है इधर उधर कुछ करिए, और बात भी नहीं करना, सीसीटीवी के अंदर चल रहा है सब। ठीक, और क्लासरूम में चलेंगे, वो बात कर रहे थे 2 लोग, उनको डीएम ने नोटिस दे दिया, इनका वेतन रोका जाए। अब बैठे हैं, जैसे आप लोग एग्जाम देने बैठे हैं, अब पेपर बंटने के पहले हम बैठे हैं, और मैं आप लोगों का चेहरा देख रहा हूं, आप मेरा देख रहे हैं, केवल सीइंग हो रही है बस, नो टॉकिंग नो इंटरेक्शन। ठीक, तो 3 घंटा जो है काटना बड़ा मुश्किल होता था। अच्छा, उसके बाद तो काम आ जाता था, एग्जाम कराना है, सारी फॉर्मेलिटीज और सारी चीजें ना, ओएमआर वगैरह का ये सब जो है, तो उसमें टाइम कुछ निकल जाता था और फिर तब हो जाता था। तो बड़ा इन सब चीजों में ना हेक्टिसिटी थोड़ा सा ज्यादा है ना। आने वाले बहुत जल्दी दिनों में जो है आप लोगों की चीजें ना रेगुलर हो जाएंगी, ठीक है, और सिलेबस जो है आराम से हो जाएगा, उसमें कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ेंगी, वो चीजें जो है छुट्टियों में कवर कर देंगे हम। ठीक है, बात आई समझ। और जहां तक ये है कि और सब सब्जेक्ट या तो और सब पेपर के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा चीजें पीछे नहीं है ना, जैसे 2-3 लेक्चर अगर या एक आध टॉपिक भी पूरा खत्म हो गया होगा ऑर्गेनिक का ना, तो फिर उसके बाद में दिक्कत नहीं है, चीजें हो जाएंगी। बस आप लोग पेशेंस बनाए रखें।